बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले हम जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुआहदा हो गया। ये एक दिफाई मुआहदा है। इसमें तैयब अर्दगान ने भी एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन क्या इस मुआहदे से पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अमन व अमान के बड़े संजीदा मसाइल हैं और पाकिस्तान एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार भी है। आसिम मुनीर साहब की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सबसे अहम जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की हिफाजत है, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। जो बलूचिस्तान की सूरत है वो आपके सामने है। इतनी कत्लो गारतगिरी पाकिस्तान में 15 साल में नहीं हुई जितनी कत्लो गारतगिरी गुज़िश्ता 2 सालों में हुई है पाकिस्तान में। दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात हुए और पाकिस्तान बदकिस्मती से दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की जो एक लंबी फहरिस्त है उसमें पहले नंबर पे आके खड़ा हो गया। ये टॉप के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। एक आधा मुल्क और है उसे कोई जानता भी नहीं है। तो पाकिस्तानियों की हिफाजत में वो किरदार वो अदा नहीं कर पाए जो उन्हें करना था। हाँ, भारत के साथ एक लड़ाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय तैयारे गिराए थे, लेकिन 1 इंच भी जमीन पाकिस्तानी फौज ने वहां पे फतह नहीं की। फिर भारत ने हमारा पानी रोका हुआ है। अच्छा, मैं जमीन फतह नहीं की, ये मैंने जुमला क्यों बोला? आपको लगेगा शायद मैं कोई गलत बात कर रहा हूं। देखिए, कश्मीर को फतह करने का या उसे आजाद करने का पाकिस्तान की फौज ने बेड़ा उठाया था और हमें हमेशा यह बताया जाता था कि एक दिन पाकिस्तानी फौज कश्मीर को फतह कर लेगी और ये होना चाहिए। अगर आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बनने के बाद भी ये नहीं करते तो फिर ये कब होगा? ये होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हो सका कि भारत से पाकिस्तान का पानी छुड़वाया जा सके। लेकिन दूसरी जो जिम्मेदारी है वो आसिम मुनीर साहब की बड़ी जिम्मेदारी वो ये है कि वो अपने हलफ की पासदारी करें, जो उन्होंने नहीं की। उन्होंने सियासत के अंदर बदतरीन मुदाखलत की और लगातार की है और अब तक वो कर रहे हैं। तीसरा, इंसानी हकूक की उन्होंने बहुत बुरी तरह धज्जियां उड़ाई हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर रहेगा। बहुत दफा इंसानों को कत्ल किया गया, खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया, लोगों को मारा गया, उनको घरों से उठाया गया, जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया गया। तो जो धज्जियां इंसानी हकूक की उड़ाई गई आसिम मुनीर साहब के दौर में उनकी ईमा पे, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो पाकिस्तान को इसका फायदा कैसे होगा सऊदी अरब से और तुर्की से मुआहदा करने पे? देखिए, ये मैं इसको फिर कहूंगा कि ये पॉजिटिव है। एक चीज, मुसलमान ममालिक जितना आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे उतना बेहतर है। जितने ज्यादा हमारे ताल्लुकात होंगे उतना बेहतर है। जितना ज्यादा हम दिफाई नुक्ता नजर से या खारजी मामलात के नुक्ता नजर से एक दूसरे के साथ खड़े होंगे वो उतना बेहतर है। उम्मत मुस्लिमा करीब आएगी तो ये मुसलमान ममालिक के लिए बेहतर होगा। बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं 50 के करीब, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, बहुत बड़ी माशी ताकत बन सकते हैं। मुसलमानों के पास आबादी भी बहुत बड़ी है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, टेक्नोलॉजी में वो काम कर सकते हैं, उनके पास कुदरती वसाइल बहुत ज्यादा हैं जिन ममालिक में ये लोग रहते हैं। फिर खुराक पैदा करते हैं बहुत सारे मुसलमान ममालिक और बड़े पैमाने पर करते हैं। तो ये बहुत बहुत हद तक खुद कफील हो सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या इससे हो जाएगा? एक बात आपको क्लियर करनी चाहिए कि ये जो मुआहदा है ये अमरीकी मफादात के खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि तुर्की के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। हमारे फील्ड मार्शल की या जो है उसको वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के माई फेवरेट फील्ड मार्शल, तो ये भी अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ तो ना 3 में है ना 13 में है। और सऊदी अरब जो है वहां पे अमरीकी अड्डे हैं बाकायदा। उन्होंने अपनी जमीन के ऊपर अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो असल मसला ये नहीं है कि अमरीकी मफादात के खिलाफ ये इत्तेहाद लड़ेगा। यानी अगर आपको किसी को ये लगता है कि भारत के साथ लड़ाई हो जाएगी और सऊदी अरब और तुर्की मिलकर भारत को मारेंगे पाकिस्तान के साथ, तो ये आपकी खाम ख्याली है। और अगर आपको ये लगता है कि यूनान के साथ तुर्की लड़ेगा और सऊदी अरब और पाकिस्तानी फौजी वहां पे जाएंगे और जाकर लड़ेंगे, तो ये भी आपको मेरे ख्याल में गलत फहमी है। सऊदी अरब के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा फ्यूल है और वो बहुत अमीर मुल्क है। वो अमेरिका को बहुत पैसा देता है अपने दिफा के नुक्ता नज़र से। अमेरिकी हथियार जगह जगह सऊदी अरब में इंस्टॉल हुए हैं और उनके लोग अमेरिकन से ट्रेनिंग भी लेते रहे हैं। तो अमेरिकन वहां पे अपने अड्डे लेकर मौजूद हैं। वो सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए अपने बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिनके बदले में वो बहुत पैसा भी लेते हैं। तो ये मामला मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और यमन की तरफ जाएगा। सऊदी अरब को यमन से खतरा रहता है हौसियों की जानिब से, फिर ईरान के साथ भी उनके हालात बिगड़ते रहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि इसराइल से लड़ पड़े ये इत्तेहाद? तो ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें अमेरिका पड़ जाएगा। अगर ये इत्तेहाद अमरीकी मफादात के खिलाफ होता तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का स्टेटमेंट आ चुका होता, और अगर ये खिलाफ हुआ तो याद रखिएगा आने वाले दिनों में ये स्टेटमेंट आ भी जाएगा। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं कि एक 40 से ज्यादा मुसलमान ममालिक की एक फोर्स बनाई गई थी
जिसमें पाकिस्तान भी था, और सऊदी अरब की क़यादत में वो बनाई गई थी। उस फोर्स का जो सरबराह रखा गया था, जिसकी कमांड में थी वो फोर्स, वो जनरल राहील शरीफ जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ हैं, वो उसकी क़यादत कर रहे थे। वो फोर्स कहाँ गई, उसने क्या कारनामा किया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस मुआहदे को कैसे देखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उनकी मिलिट्री बेसिस पहले ही मैंने आपको बताया कि वो सऊदी अरब में है। वो बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं इस खित्ते से, सऊदी अरब से और दीगर अरब ममालिक से। अब अगर इसी तरह के मुआहदे बाकी अरब ममालिक भी कर लेते हैं तो अमेरिका का जो बहुत बड़ा एक यहाँ पे माली फायदा है उसको चोट लग सकती है। जैसे कि तुर्की के सदर जो रजब तैयब एर्दोगान है, उन्होंने बड़ी बैलेंस्ड स्टेटमेंट दी है इस मुआहदे के बाद। यानी उन्होंने कहा कि आज हमने सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान की पुरखलूस दावत पर मक्का मुकरमा का दौरा किया था। अपने दौरे के दौरान मैंने अपने अजीज भाइयों सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। हमने तीनों ममालिक की हैसियत से मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और साथ उन्होंने कहा कि इज्तमाही दिफाई सलाहियत पर मबनी ये मुआहदा हमारे सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को आगे बढ़ाने, दिफाई सनत में मुश्तरका मनसूबे तैयार कर दें और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुआविन साबित होगा। ये मुआहदा जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आर्टिकल 51 में बयान करदा दिफा के हक की भी तौसीक करता है। वो ये कहते हैं कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा के ऑर्बिट के अंदर रहते हुए ये मुआहदा किया है। किसी मुल्क को निशाना नहीं बनाता, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है और हमारे खित्ते के अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम का इरादा रखने वाले तमाम बरादर ममालिक इसमें शमूलियत कर सकते हैं। ये उन सबके लिए खुला है। यही तुर्की ने बड़ा इसको ओपन कर दिया कि इसमें अगर यूएई आना चाहे, इसके अंदर कतर आना चाहे, बहरीन आना चाहे और दीगर ममालिक अगर इसके अंदर कुवैत आना चाहे, उर्दन इसके अंदर शामिल होना चाहे या ईरान भी इसके अंदर शामिल होना चाहे, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं जैसे अजरबैजान है, बाकी मुल्क हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होना चाहें तो वो भी शामिल हो सकते हैं। ये जनाब तैयब एर्दोगान का स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि तुर्की जो है वो खित्ते के मुश्तरका मलकियत के विजन के ऐन मुताबिक बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम की बुनियाद पर तमाम तनाज़ात और बहरानों को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करने के अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर मजबूती से कायम है। मैं दुआ गो हूँ कि हमारी ये मशावरत, हमारा ये दौरा और ये दस्तखत शुदा मुआहदा हमारे पूरे खित्ते के लिए खैर व बरकत का बायस बने। ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अराक्ची, उन्होंने एक बड़ा मानी खेज किस्म का ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह फौज ने दुनिया की सबसे महंगी फौज के सामने अपनी तैयारियां, सलाहियत और कुव्वत का मुजाहरा किया है। जब मुसलमान एक साथ खड़े होते हैं तो हम बदख्वाह बैरूनी अनासर की जानिब से पेश आने वाले हर चैलेंज का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसको खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा इकट्ठे खड़े होते हैं आप तो फिर आप बैरूनी ताकत का बड़े आराम से मुकाबला कर सकते हैं, जैसा कि ईरान ने करके दिखाया, दुनिया की सबसे महंगी फौज का मुकाबला किया। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अपने आप पर भरोसा करें और हकीकी अखुवत और भाईचारे को अपनाएं। यानी ये बड़ा पॉजिटिव है मानी खेद है। ये अमेरिका को उन्होंने पैगाम भी दे दिया कि ठीक है, ये बड़ा अच्छा मुआहदा हो गया है। अपनी हिफाजत के लिए हमें खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। फर्ज करें ईरान के पास जितनी बड़ी सलाहियत है, ईरान ने तो देखे दुनिया में नक्शा ही बदल दिया लड़ाई का। इससे पहले हम समझते थे जिसकी फौज जितनी बड़ी है, जितने ज्यादा उसके पास हथियार हैं या जितने ज्यादा उसके पास इंसान है, वो उस हिसाब से हम देखते थे कि फौज ताकतवर है। लेकिन अब ये पता चला कि क्वालिटी क्या होती है किसी फौज की। यानी अब समझ आ रही है कि फौज में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास मिसाइल कितने हैं, किस नौइयत के हैं और क्या आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी बहुत तेज रफ्तार हो, सुपरसोनिक मिसाइल्स क्या आपके पास हैं, और फिर आपके पास क्या ऐसे ड्रोन्स हैं जो बहुत कम लागत में तैयार होते हो और बहुत जबरदस्त कार्रवाई करते हो एक्यूरेसी के साथ। जंग का ना सारा सिस्टम तब्दील हो गया है और यह भी पता चल गया कि दुनिया के महंगे तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी चंद दिनों के बाद फारग हो जाते हैं। जब आप लगातार सस्ते ड्रोन मारते हैं, जब आप लगातार सस्ते मिसाइल मारते हैं, तो दुनिया के महंगे तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स जिनमें अमेरिका के और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे, वो कुछ अरसे के बाद नाकाम हो जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं। लंबी लड़ाई के अंदर ये चीजें काम नहीं आती। लंबी लड़ाई में काम आता है, देखिए जरूरी नहीं है कि आपके बॉर्डर किसी मुल्क के साथ लगते हो तो आपकी उनके साथ लड़ाई हो। अमेरिका वहां से लड़ने आया। और एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर ये इत्तेहाद कहीं ईरान से लड़ने जा रहा है तो बहुत नुकसान हो जाएगा खित्ते में। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूं कि अमेरिका तो बहुत दूर से लड़ने आया था। कोई भी ईरानी मिसाइल अमेरिका में जाकर नहीं लगा। उनकी अपनी आबादी, उनका अपना मुल्क, उनकी जो जोग्राफियाई सरहदें हैं उनके अंदर वो महफूज है। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर ईरान के साथ लगते हैं और ईरान पहले ही सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर हमले कर चुका है।
लिहाजा ये इत्तेहाद ईरान के खिलाफ, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी जंग होगी या लड़ाई हुई, लेकिन हुई तो बड़ी तबाहकुन होगी। ये बात हम सबको अपने जहन में रखनी चाहिए। तो अब्बास इराक्ची का और मैंने तैयब अर्दगान का दोनों के स्टेटमेंट्स आपके सामने रख दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब आते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स पे हम बात करते हैं। पीटीआई को अपने लोगों को अब मुतमईन करना चाहिए। देखें, जो सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठ रही है कि 2 महीने का टाइम क्यों दिया, तो 4 दिन तो गुजर गए, बाकी भी गुजर जाएंगे। दिन जितने भी होना वो गुजर जाते हैं। आप इसको कितना भी लंबा करें, इमरान खान साहब ने 3 साल की जेल काट ली है। ये 2 महीने भी एक दिन गुजर जाएंगे। लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि 2 महीने के बाद 27 सितंबर को एक्चुअली सुहेल अफरीदी करने क्या जा रहे हैं। क्या वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, या वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करेंगे, या वो बड़े पैमाने पर स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में मुल्क को लॉकडाउन करेंगे, या वो इस्लामाबाद की तरफ एक इस किस्म का जुलूस लेकर जाएंगे जैसा पहले नहीं गया। देखिए, अगर तो ये गाड़ियों में जाएंगे तो वो गाड़ियां तोड़ देंगे, वो पहले की तरह होगा। जो आइडियल सिचुएशन है वो तो ये है कि 5-10 लाख लोग इकट्ठे हों और पैदल चल पड़े, यानी स्वाबी तक जाएं, स्वाबी पे जाके रुकें, वहां जाके हुकूमत को वार्निंग दें। स्वाबी पे ये बहुत बड़ी एक टेंट सिटी बनाए, वहां पे जो है वो वॉशरूम्स वगैरह लगाएं और लोगों को फैसिलिटेट करें, और फिर गवर्नमेंट को वार्निंग दें, टाइम दें, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये हमारे मुतालबात माने जाएं। अगर वो ना माने तो फिर पैदल आगे बढ़े। जब स्वाबी से आगे आप पैदल बढ़ते हैं ना, तो फिर आपको कई दिन लग जाते हैं इस्लामाबाद जाने में। और याद रखिएगा, अगर आप पैदल आगे बढ़ते हैं और आपके पास सिर्फ ट्रैक्टर ट्रालियां हैं जिनके ऊपर आपका खाना आ रहा है पक पक के, फिर तो आपको मसला ही कोई नहीं है, लोगों को खाना खिलाए, आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं। अक्टूबर का महीना मौसम में बेहतरीन होता है, उसमें आप खुले आसमान के नीचे भी रह सकते हैं अगर बारिश ना हो तो आरजी बंदोबस्त भी किया जाता है, टेंट वगैरह भी आप साथ रख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर। अब ट्रॉलियों को तो नहीं तोड़ सकता, उनके तो शीशे होते ही नहीं है। तो ये एक हो सकता है कि अगर 100-150 ट्रैक्टर ट्रालियां साथ ले लें, उनके अंदर खाने पीने का सामान, देगे शेगे, बाकी चीजें रख लें, 200-250 ट्रैक्टर ट्रालियां हो जाए, ज्यादा भी हो सकती हैं, और लोगों को लाखों की तादाद में पैदल चलाकर इस्लामाबाद की तरफ ले जाया जाए, तो ये हुजूम एक मुसीबत बन जाएगा। गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे आप एक दिन में पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो एक दिन में शो खत्म हो जाता है। हुकूमत को भी पता होता है पूरी फोर्स को एक दिन में इस्तेमाल करो, लेकिन इस्लामाबाद ही अगर आप 2 हफ्ते में पहुंचते हैं और स्लो स्लो जाते हैं, रास्ते में आप बैठ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के लिए। वो इतना प्रेशर, इतना दबाव वो ले नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी हिकमत अमली है वो फौरी तौर पे बनानी चाहिए। आज 4था दिन, अभी तक कोई कार्रवाई मैंने देखी नहीं, कोई एक्टिविटी मैंने देखी नहीं, और तैयारियां अगर करनी है तो तेज करनी पड़ेगी। जगह जगह जलसे करें, जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स करें, बहुत सारी कमेटियां बनाएं, जो नौजवानों की मेंबरशिप है उन्हें तेज करें। जिन नौजवानों को जिम्मेदारियां देनी है उनको बताएं कि जनाब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने यहां ड्यूटी करनी है, आपने यहां ड्यूटी करनी है। हर 10 नौजवानों के ऊपर एक नौजवान को इंचार्ज बनाए। ये सारा कुछ जो है ना वो ऑर्गेनाइज तरीके से होगा तो फिर आप मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ऑर्गेनाइज तरीके से ये लड़ाई लड़ती है। अगर ये पॉलिटिकल लड़ाई होती तो पॉलिटिकल पार्टियां कब की आपस में फैसला कर चुकी होती, लेकिन क्योंकि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, यहां एजेंसियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, पाकिस्तान की फौजी जर्नैल जो है वो इस सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यहां बहुत प्रोपेगेंडा भी होगा, ताकत का ब्रूटल इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन अगर इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ जाए तो बगैर गोली चले, बगैर खून बहे, बहुत बड़े टारगेट अचीव किए जा सकते हैं, लेकिन तादाद बड़ी होनी चाहिए पाकिस्तानियों की। तो ये नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी इसके ऊपर देखें, आइंदा आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता ये इख्तलाफात खत्म होते जाएंगे। मैंने बतौर पॉलिटिकल पार्टी मैंने बड़ा स्टडी किया पीटीआई को। ये अभी लड़ रहे हैं ना, थोड़े दिनों के बाद जैसे जैसे ये दिन करीब आएंगे ये इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, इनमें आपस में इत्तफाक होना शुरू हो जाएगा, ये सारे रल के जोर लगाना शुरू कर देंगे। इलेक्शन से पहले कितनी लड़ाई थी, 2024 वाला जो था 8 फरवरी को, ये टिकट क्यों चला गया, वो क्यों हो गया, ये क्या कर रहा है, वो क्या, जो फतवे चल रहे थे उस वक्त। लेकिन जब इलेक्शन करीब आया तो एकदम सब में एनर्जी आ गई, वो सारे जुड़ गए एक ही मकसद के ऊपर कि भाई अब जिसको भी हमने नॉमिनेट कर दिया ना उसको इलेक्शन हमने जितवाना है। तो वो सॉफ्ट रेवोल्यूशन था। एस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई हुई है तो वो 8 फरवरी 2024 को हुई है, जब ये अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद, अपने सारे हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद आवाम से हार गए थे। लेकिन इन्होंने हार मानी नहीं है, तो अब आवाम को इन्हें सिर्फ हराना नहीं है बल्कि इनसे हार मनवानी है, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने एक बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है उसकी बात हो रही थी, तो मैं ये भी आपके सामने जिक्र कर देता हूं। जो इन्होंने एक बड़ा मुतनाज़ किस्म का बिल लेकर आए थे, जिसमें ब्लू पासपोर्ट वाली एक शिक थी कि ताहयात अरकान असेंबली को ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, फैमिलियों को भी दिया जाए।
تو وہ جو ترامیم ہے متفقہ طور پہ منظور کر لی گئی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مراعات اور استحقاق ایکٹ 2026 کی ترامیم میں سے بلو پاسپورٹ والی جو شک ہے جو متنازع ہے، جس کو پاکستان تحریک انصاف نے بڑا زور لگا کے مخالفت کی تھی، اس کو نکال دیا گیا۔ دیکھیں اتنی پازیٹیو بات ہے، عوام کی بات اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں یا کسی حکومت میں مانی جائے تو یہ بہت اچھا سائن ہے، اس سے جمہوریت آگے بڑھتی ہے۔ تو پی ایم ایل این کو دیکھیں پرواہ نہیں ہوتی، جو مرضی کر لیتے ہیں، زرداری صاحب کو کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے سندھ کا پانی دے دیا، چولستان میں لے جاؤ نہریں نکال کے، آپ وہاں پہ جا کے استعمال کر لو، کسی سے پوچھا ہی نہیں، جو دل کرتا ہے خرید لیتے ہیں، کبھی جہاز لے لیتے ہیں، کبھی کچھ لے لیتے ہیں، یہ جو مرضی کریں، جس کو مرضی منسٹر لگائیں، جس کو مرضی جس مرضی عہدے پر بٹھائیں، ان کو سوال نہیں کیا جا سکتا۔ جب سوال کوئی نہیں کر سکتا تو پھر انہیں جواب دینا بھی نہیں ہوتا، تو یہ اپنی من مانی کرتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ کلچر ہے فی الحال، یہ ماضی میں پیپلز پارٹی میں یہ کلچر ہوا کرتا تھا، بڑا شاندار کلچر تھا، لیکن زرداریوں کا جب قبضہ ہوا تو وہ بالکل کلچر تبدیل ہو گیا۔ اب پی ٹی آئی میں ہے کہ وہ مزاحمت کرتے ہیں لوگ اور مخالفت کرتے ہیں غلط چیز کی، تو یہ غلط چیز جو ہے اس کو روکا گیا، کریڈٹ گوز ٹو عام کارکن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ اس کا کریڈٹ ہے۔ ناظرین، بلاول نے گزشتہ 4 دنوں میں 4 الگ الگ طرح کے سٹیٹمنٹ دیے، اس کا مطلب پتہ ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے، اور بیانیہ اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت یہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مظلوم جو ہے اس کو کچلنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یاد ہے نا وہ بروٹ میجارٹی، ڈنڈے والی جمہوریت، پھر زرداری کا کہنا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، یہ سارا گند انہوں نے مارا ہوا ہے، بلاول زرداری نے اور آصف زرداری نے۔ تو 4 دنوں میں 4 الگ الگ قسم کے بیانات دے چکا، کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ پہلے کہتے ہیں ٹک ٹاک آپ کا جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، پھر بعد میں کہتا ہے وزیر اعظم بہت اچھا ہے، یہ اپنا ٹائم پورا کرے گا، یعنی کبھی یہ کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، پھر کہتا ہے جی میرے پاؤں میں آپ لوگ پڑیں گے، پھر کہتے ہیں میری تو لڑائی نہیں ہے، لڑائی تو لاہور اور اسلام آباد کی ہے، یعنی یہ تو لڑائی ہو رہی ہے مریم نواز یا نواز شریف کی شہباز شریف کے ساتھ، یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، میری تو لڑائی نہیں ہے۔ تو بلاول کے پاس کوئی بیانیہ، کوئی سٹیٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی کارکردگی ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ اگلے الیکشن میں جائیں اور بننا ہے جناب کو وزیر اعظم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے ایک ڈیٹا میرے پاس آیا، اور یہ ہمارے صحافی ہیں عبید اللہ عابد، ان کی وال سے ہے، فیکٹ ہے، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے، یہ ایسے ہی ہے۔ پاکستان میں جو ہے نا وہ گزشتہ 2-2.5 ماہ میں 3 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھائی گئی ہیں، کم بھی کی بڑھائی بھی ہیں، لیکن جب سے جنگ ہوئی ہے ہم نے تو قیمتیں بہت تیزی سے بڑھائی، اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ کتنی اوپر لے کر چلے گئے، پیٹرول کی قیمت کتنی اوپر لے کر چلے گئے، صرف 15 دن میں ہم نے 70 روپے قیمت بڑھا دی ڈیزل کی، لیوی ہم لگاتار بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آخری بار جو اضافہ ہوا تھا وہ 15 مئی کو ہوا تھا، جون جولائی یہ اگست آ گیا، یعنی 3 مہینے پہلے وہاں پہ ایک آخری اضافہ ہوا تھا بھارت کے اندر اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں، اور وہ 3 روپے کا اضافہ ہوا تھا، صرف 3 روپے انہوں نے پیٹرول بڑھایا تھا 3 مہینے پہلے، پھر نہیں بڑھایا انہوں نے۔ بنگلہ دیش میں 1 جون کو اضافہ ہوا تھا، یعنی ان کو بھی 2.5 ماہ ہو گئے پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتیں بڑھائے ہوئے، اور انہوں نے بہت تھوڑا سا اضافہ کیا تھا۔ سری لنکا میں 30 جون کو جو ہے وہ اضافہ ہوا تھا، یعنی ان کو بھی تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائے ہوئے، اور ہمارے پاس اس عرصے میں ہر دن اضافہ ہوتا ہے۔